नमस्कार। बिहार के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अब महज 13 से 14 घंटे या कहा जाए 15 घंटे लगभग बचे हैं जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने की शुरुआत हो जाएगी। पांचों चरणों के मतदान के बाद से लगातार एग्जिट पोल के माध्यम से नतीजों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम चैनलों और सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल कराए हैं, जिनमें मोटे तौर पर एनडीए और महागठबंधन के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन बिहार के चुनाव नतीजे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इस लिहाज से इस चुनाव के हर पहलू पर लगातार चर्चा होती रही है। तो कल के नतीजों से पहले फिलहाल के राजनीतिक कयासों के बीच में कुछ जमीनी पहलुओं को तलाशने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे में, और हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी, और आपका स्वागत है। उसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी भी, आपका भी स्वागत है। आप दोनों लोगों से विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये जो पूरा चुनावी समर रहा, महज बिहार के लिहाज से ही नहीं बल्कि देश के लिहाज से भी किस प्रकार से मायने था, और कल जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद में किस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य न सिर्फ बिहार में बल्कि देश में बदलने की एक शुरुआत होगी। कुछ सामान्य से नतीजों आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो कुल 243 सीटें थी, जिनमें से 38 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जात के लिहाज से आरक्षित हैं। तो अनुसूचित जनजात के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। 243 विधानसभा सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं। उनमें से ये कुछ ज़मीनी सच्चाइयाँ आंकड़े हैं। उसके अलावा कुल मतदाताओं के लिहाज से बात की जाए तो 6 करोड़ 68 लाख से ज़्यादा मतदाता थे, जिनमें से लगभग 56% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो जाहिर सी बात है, जो अब तक का सबसे बड़े हुए मत प्रतिशत के तौर पर देखा जा रहा है। कुल उम्मीदवार 5 चरणों में मिला के अगर बात की जाए तो 3450 उम्मीदवारों ने अपने भाग्य आजमाइश की है, और उनके जो भाग्य का फैसला है इस वक्त ईवीएम में कैद है और कल पता लगेगा। तो जाहिर सी बात है, लेकिन 5 चरणों में किस प्रकार से मतदान हुआ, क्या चीज़ें थी, तो कह सकते हैं कि फेज़ 1 में 49 सीटें थीं, 10 जिलों की मतदान लगभग 57% हुआ था। फेज़ 2 में 32 विधानसभा सीटें थीं, 6 जिले थे जहां पे 55% मतदान हुआ था। फेज़ 3 की बात की जाए तो 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटें थीं, यहां पे 53% से ज़्यादा मतदान हुआ था। तो फेज़ 4 की बात की जाए 7 जिलों की 55 विधानसभा सीटें थीं, यहाँ पे लगभग 57% मतदान हुआ था। तो वहीं फेज़ 5 की अगर बात की जाए तो 9 जिलों की 57 विधानसभा सीटें थीं, यहाँ पे 60% से थोड़ा ज़्यादा मतदान देखने को मिला था। और इन 5 चरणों के लिहाज से बात की जाए तो 56.8% अब तक के ऐतिहासिक मतदान के तौर पर बिहार में कुल मतदान देखने को मिला है। तो लगभग 57% मोटे तौर पर कह सकते हैं बिहार की जनता ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है। और हम अगर 2010 के चुनाव के नतीजों की बात करें, और इन नतीजों में एक चीज़ बताना लाजमी सी बात है कि नतीजे तो 2010 के हैं, लेकिन जो अभी का सियासी गठबंधन है उसके आधार पे हम इन तस्वीर को दिखा रहे हैं। तो सीटों के लिहाज से देखा जाए तो जेडीयू प्लस यानी कि जो उनका गठबंधन है उनके पास में 142 सीटें नज़र आ रही हैं। तो बीजेपी गठबंधन जो कि वर्तमान में एनडीए है उसके पास में 94 सीटें नज़र आ रही हैं, और अन्य के खाते में 7 हैं। और मत प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो जो महागठबंधन है उसके खाते में 50% वोट शेयर नज़र आता है। तो बीजेपी यानी एनडीए के खाते में लगभग 23% वोट नज़र आता है, अन्य के पास भी 26%। लेकिन ये 2010 के नतीजे वर्तमान के सियासी गठबंधन के आधार पे हमने अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है। और उम्मीदवारों के लिहाज से बात की जाए तो किस दल ने कितने कितने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने 157 उम्मीदवारों पर किस्मत आजमाई है, तो एलजेपी ने 41, आरएलएसपी ने 23 और हम जीतन राम मांझी की पार्टी ने 22 अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कुल मिला के 243 विधानसभा सीटों के लिहाज से ये एनडीए का सीटों का अपना आपस का अलाइनमेंट साफ तौर पर नजर आ रहा है। बात अगर महागठबंधन की करें तो जेडीयू 101 सीट पे लड़ रहा है, आरजेडी 101 सीट पे, कांग्रेस 41 सीटों पे। हालांकि ये तस्वीर महागठबंधन के लिहाज से कुछ और हो सकती थी अगर अन्य दल इनके साथ रहे होते। और चुनाव पूर्व जो ओपिनियन पोल हैं वो क्या कुछ कहानी बयां करते हैं। हम अगर बात करें ओपिनियन पोल, क्योंकि जो ओपिनियन पोल है वो चुनाव के पहले चरण का जो मतदान हुआ था उससे पहले घोषित किए गए थे। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में जो अंतर है, हम एग्जिट पोल भी बताएंगे, लेकिन ओपिनियन पोल जो है एबीपी एसी नीलसन का जो है वो भाजपा प्लस यानी कि एनडीए को 128 सीटें देता है, जेडीयू प्लस को 112 सीटें, अन्य के खाते में 3। इंडिया टुडे सिसेरो की बात के ओपिनियन पोल के लिहाज से तो 107 से 115 सीटें जो है वो भाजपा के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। तो महागठबंधन के लिहाज से देखा जाए तो 117 से 125 के बीच में। और जी न्यूज़ के ओपिनियन पोल की बात करें जो कि मतदान से पूर्व ही कराया गया था, तो एनडीए को 147 सीटें और महागठबंधन को 64 सीटें और अन्य के खाते में 32 सीटें जाती नजर आती हैं। और टाइम्स नाउ सी वोटर की बात करें ओपिनियन पोल की, तो भाजपा
गठबंधन को 117 सीटें, जेडीयू गठबंधन को 112 सीटें, अन्य के खाते में 14 सीटें। और न्यूज़ नेशन चैनल की बात करें तो उसने एनडीए के खाते में 111 से 115 सीटें, जेडीयू के खाते में 125 से 129 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें। तो ये ओपिनियन पोल था जो कि पहले चरण के मतदान से पहले तमाम चैनल्स और सर्वे एजेंसी ने कराया था। तो ये एक तरीके से सियासी तस्वीर साफ तौर पे खिंचती नज़र आ रही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ओपिनियन पोल में क्या कुछ चीज़ें साफ तौर पे नज़र आ रही थी। तो आपने जो मोटे मोटे तौर पे जो आंकड़े थे उसको देखा, लेकिन इन आंकड़ों के बीच से जो तमाम चीज़ें निकल के आई उस पर विश्लेषण के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक जी, रामकृपाल जी। आलोक जी, लगता है कि जो तमाम चीज़ें हमने देखी इसमें बढ़ा हुआ मत प्रतिशत हमने दिखाया कि किस तरीके से लगभग 57% के आसपास नज़र आ रहा है। ये भी बहुत कुछ बयां करता है क्योंकि इस बढ़े हुए मत प्रतिशत ने भी तमाम दलों की धड़कनें बढ़ाई हैं। देखिए, निश्चित रूप से दोनों पार्टियों का पहले दिन से, जैसे अब जो आपने ओपिनियन पोल दिखाया है, हो सकता है आप एग्जिट पोल की चर्चा भी करें, बिल्कुल, लेकिन इसी से साबित होता कि शुरू में लग रहा था कि टेम्पो कितना बनेगा, लेकिन जितनी बड़े पैमाने पर जिसको कहते हैं कंपेनिंग भी हुई और लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है और शांतिपूर्ण। देखिए, परसेंटेज पर मत जाइए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन इलाकों में हम बंदूकें और बम गोला बारूद के आवाज़ें सुनाई देती थी, अभी हाल के चुनाव में तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में ठीक स्थिति हुई, एक पहचान के लेकिन तौर फिर पे भी रहा है जब ज़्यादा इस बार चूंकि गर्माहट वाक युद्ध यदि था तो उसके साथ खतरा ऐसा लगता था कहीं हिंसा ना हो। उसके बाद भी लोगों में उत्तेजना नहीं हुई, लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। महिलाओं ने, आप जो अभी चूंकि हम फिलहाल परसेंटेज की बात कर रहे हैं, जितने बड़े पैमाने पर युवाओं और महिलाओं ने वोटिंग किया है जी, ये भी एक रिकॉर्ड है, मैं समझता हूँ अपने आप में। बिल्कुल, ये आंकड़ा भी हम दर्शकों को भी दिखाएंगे कि महिलाओं ने कितना ज्यादा मतदान किया, युवाओं ने कितना किया, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। रामकृपाल जी, आपको लगता है कि अगर इस बार का पूरे बिहार का चुनाव देखें, बीते तमाम चुनाव से क्या कुछ जुदा करके एक तरीके से देखने को मिला है? नतीजे आने से पहले अगर पूरे प्रचार के दरमियान की बात की जाए, तमाम प्रकार की जो हमने देखी एक राजनीतिक या रणनीतिक चीज हमें देखने को मिली है। जी देखिए, कभी भी किसी भी चुनाव को आप उसके अतीत से बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो समय, उस समय की तात्कालिक जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां होती हैं और राजनीतिक, उसके संदर्भ में देखना चाहिए। बिहार का चुनाव, इस बार का चुनाव अपने आप में एक यूनिक था, दोनों के लिए, महागठबंधन के लिए भी और एनडीए के लिए भी। उसका आप यूँ समझ लें कि वो सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं था, ये चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में लड़ा जा रहा था। भले इसको कोई कहे नहीं कहे, लेकिन आप यूँ समझ लें कि एनडीए की जो मोदी लहर थी वो थोड़ी सी दिल्ली में आके ठिठक गई विधानसभा चुनाव में। बाकी तो जितने विधानसभा चुनाव जीतते गए, दिल्ली में आकर के जो हुआ वो किसी को उम्मीद नहीं थी, उसका अंदाज़ा किसी को नहीं था, ना आशंका थी जी। उसके बाद बिहार का चुनाव हो रहा है, तो बिहार के चुनाव में भी अगर ये होता तो ये सीधे सीधे है, बात इसकी नहीं है कि सरकार एनडीए की बनती है कि नहीं बनती है, उनकी जीतती नहीं जीतती। ये होता कि बिहार में भी बीजेपी हार गई, मतलब ये सीधे सीधे इसका केंद्रीय राजनीति पर असर जाता जी। दूसरा ये होता कि एक ये बात कहीं न कहीं से उभरेगी, मैं भी नतीजे मैंने नहीं जाने हैं। बिहार के चुनाव में अगर बीजेपी को मान लीजिए मुँह की खानी पड़ी, तो एक बात ये तय हो जाएगी कि उन तमाम ताकतों में एक विश्वास जगेगा कि बिना कांग्रेस के भी मोदी को सत्ता से, बीजेपी को केंद्रीय सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। किया जा सकता है, नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन ये कोशिश नहीं, ये कोशिश शुरू हो जाएगी। हाँ। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन हार जाता है तो देखिए उसके लिए ये प्रयोग फिर करना मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी तीसरा थर्ड फोर्स जो बनती है उसमें ये काऊ बेल्ट का ही हिस्सा सबसे ज्यादा होता है। बाकी साउथ या नॉर्थ ईस्ट या बाकी रीजनल पार्टीज तो हमेशा अपनी आइडेंटिटी बनाए रखती हैं। यानी अगर कोई एक तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, अब जो भी कह लें, उसकी सारी संभावना कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और उत्तर, यही मिलाकर के होती है। हाँ। तो इनके पराजित होने का मतलब यह है कि अब आगे बंगाल में भी इनकी कोई भूमिका नहीं होगी और उत्तर प्रदेश में भी अब ये उस ताकत से शायद न लड़ पाए जिस ताकत से बिहार में जीतने के बाद लड़ेंगे या
मतलब लड़ते। बिल्कुल तो बिल्कुल इसका जो है राष्ट्रीय राजनीति, बिहार विधानसभा का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का चुनाव था। बिल्कुल, और उस आधार पे भी कई चीज़ें कल एक तरीके से नए प्रकार से कही जाएंगी या कहा जाए गढ़ी जाएंगी। वो सब चीज़ें भी नतीजों के आने के बाद देखने को मिलेगा। हमारे सहयोगी गौतम राय भी हमारे साथ में इस वक्त पटना से मौजूद हैं। गौतम, अब चूंकि बहुत कहा जाए तो 13-14 घंटे बचे हैं नतीजों की शुरुआत होने के लिहाज से, इस सब के बीच में पटना में क्योंकि केंद्र बिंदु है सियासत के लिहाज से देखा जाए, तो वहां पे किस प्रकार की गहमा गहमी है, उसको लेके आप क्या चीजें देख पा रहे हैं? देखिए, आज दिन भर हम अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी जाते रहे। वहाँ पर काफ़ी लोगों का आना जाना बना रहा। तमाम कार्यकर्ता सभी तैयारियों को लेकर काफ़ी उत्सुक भी थे, उत्साहित भी थे, क्योंकि कल जिस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, सारा प्रचार रहा इतने सारे 5 फेजेस में, उसी का एक तरह से उसका प्रमाण मिलेगा कि कौन कितना अच्छा काम कर पाया फील्ड में जाके, पूरी क्षेत्र में जाके। और इसीलिए एक तरह से काफ़ी उत्सुकता है, धुकधुकी भी एक तरह से लगी हुई, क्योंकि जिस तरह की खासकर एग्जिट पोल्स आए हैं, कोई साफ तस्वीर निकल कर नहीं आई है। कुछ एग्जिट पोल्स ने गठबंधन को फेवर किया है और कुछ ने एनडीए को फेवर किया है। तो कोई साफ जब तस्वीर नहीं मिल पाई है, सभी को पता है कि कांटे का मुकाबला रहा है और एग्जिट पोल भी एक तरह से यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। किसी को कोई सर्टेनिटी नहीं है, पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, लेकिन फॉर द रिकॉर्ड तो यही दिखा रहे हैं कि जीत हमारी ही होगी। जी गौतम, एक चीज़ और थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में आपको कुछ इस प्रकार की जानकारी मिल पाई कि किस पार्टी ने कितनी ज़्यादा संख्या में मिठाई का ऑर्डर दिया है, किसने ज़्यादा संख्या में फूलों का ऑर्डर दिया है या पटाखों का ऑर्डर दिया है? शायद ये भी एक पैमाना हो सकता है ये जानने का कि आखिर कौन ज़्यादा आश्वस्त है अपनी अपनी जीत को लेके। जी, ये हमने सवाल ज़रूर किए पार्टी के नेताओं में, उनके दफ्तरों में जाके, तो उन्होंने कहा कि जब ज़रूरत होगी तो आपके सामने आ जाएगा। इसलिए इस पर भी कोई अपने पत्ते नहीं खोलना चाहता है कि किसने क्या ऑर्डर कर दिया है। हालांकि एक आध नेता ज़रूर बयान सुनाई दिए गए हैं कि हमने तो 130 किलो का लड्डू ऑर्डर कर दिया है या 140 किलो का, जितनी हमारी सीटें आएंगी उस हिसाब से। लेकिन अगर आधिकारिक तौर पर किसी प्रवक्ता से पूछा जाए तो वो कह रहे हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपको बता देंगे, आपके लिए भी मिठाई मंगाएंगे, लेकिन अभी हम कुछ खास नहीं कहना चाहते। जी गौतम, आप रहिए हमारे साथ में, हम आपके पास फिर से रुक करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो बात गौतम कह रहे हैं, जीत किसी के भी हिस्से में जाए एक तरीके से, लेकिन अर्थव्यवस्था पे कहा जाए, छोटे मोटे दुकानदारों की रोजी रोटी पे तो इसका सकारात्मक असर पड़ता ही। कम से कम किसी के हिस्से की जीत हो, मिठाई आएगी, खरीदी जाएगी, फूल माला आएंगे, पटाखे आएंगे, तमाम चीज़ें होंगी, तो जाहिर सी बात इसका अर्थव्यवस्था पे थोड़ा सा प्रभाव जरूर पड़ता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार एक खास चर्चा बिहार के महासंग्राम के तहत हमारी जारी रहेगी। गुमसुम सी तलैया में मुस्कान का कंकड़ मारो, किसकी नजर लगे इसको जल्दी से उतारो, हटा दो दिल से ये जो उदासी छाई है, चलो 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 सवारी आई है, खुशियों से जेबें भरने की अब अपनी बारी आई है, चलो 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 सवारी आई है, खुशियों से जेबें भरने की अब अपनी बारी आई। नया बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। खुशियों से जेबें भरने की अब अपनी बारी। नया बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। मुन्ना, मुन्ना मम्मा, मुन्ना। मुन्ना, सुनो। 6 महीने का होकर भी अगर आपका बच्चा न सुन पाए तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं।
याद रखिए, अगर आपने कुछ नहीं किया तो शायद आपका बच्चा कभी भी ना सुन पाए। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार का महासंग्राम और हम बात कर रहे हैं लगातार कल आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आखिर क्या हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले तमाम तरीके से जो कयास लगाए जा रहे हैं तमाम महागठबंधन को लेके, एनडीए को लेके या अन्य दलों के लिहाज से क्या कुछ चीज़ें रह सकती हैं, इन सारी चीज़ों बात कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी गौतम हमारे साथ पटना से जुड़े थे, हमारे सहयोगी राजेश राज भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले उन लोगों से बात करें, कुछ और आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इस बार के चुनाव के लिहाज से रही हैं। हम अगर बात करें कि आखिर किस ज़िलों में और किस तरीके जो पहली बार के जो मतदाता हैं वो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ऐसे ज़िले जहां पे पहली बार मतदान करने वाले 18 से 19 साल के जो मतदाता हैं वो बड़ी संख्या एक तरीके से रही है, उन ज़िलों का जिक्र करें तो हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि ऐसे ज़िलों में कैमूर है, लखीसराय है, बेगूसराय है, जमुई है, गया है, दरभंगा है। यहाँ पे 4 से 5% के बीच में साफ तौर से ऐसे वो मतदाता हैं जो ये दर्शाता है कि जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे मतदाता जिन्होंने 2014 में वोट नहीं किया लेकिन 2015 के इस विधानसभा चुनाव में उनको मौका मिला है, तो ऐसे मतदाता इस संख्या में लगभग 5% तक कई ज़िलों में साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं। तो ये बताता है कि 5% वोट, क्योंकि अगर 1-2% का भी अंतर हो तो बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। उस लिहाज से 5% तक का, 4% तक का अंतर होना अपने आप में बहुत कुछ है। 2% से कम ऐसी 10 सीटें थीं जिनमें 2010 में चुनाव का जीत हार का अंतर रहा था। 2 से 3% का जीत हार का अंतर 9 सीटों पर रहा था। कुल ऐसी 32 सीटें थीं जिन पे 2010 विधानसभा चुनाव में 3% से कम का जीत हार का अंतर रहा था। तो जाहिर सी बात है ऐसी बड़ी संख्या जिन पे जीत हार का अंतर 2010 के विधानसभा चुनाव में कम रहा हो, 3% से कम रहा हो, और उनके मुकाबले अगर दूसरी तरफ से इस आंकड़े को देखा जाए, पहली बार मतदान करने वाले जो युवा थे उस लिहाज से देखा जाए तो वो 4 से 5%। और हम अगर देखें तो इस बार जो तमाम प्रत्याशी, लगभग 3500 प्रत्याशियों का जिनका जिक्र किया, तो उनमें से ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जिन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो 1038 ऐसे उम्मीदवार थे जिन पे आपराधिक गंभीर या अत्यधिक गंभीर मामले दर्ज थे। तो लगभग 1000 से ज़्यादा ऐसी संख्या है। इसके अलावा हम देखें कुल महिला उम्मीदवार कितनी थी, 272 महिला उम्मीदवार थी। और चरण के आधार पर देखें तो पहले चरण में 54 महिला उम्मीदवार थी, दूसरे चरण में 32 महिला उम्मीदवार थी, तीसरे चरण में 71 महिला उम्मीदवार थी, चौथे चरण में 57 महिला उम्मीदवार थी, पाँचवें चरण में 58 महिला उम्मीदवार थी। यानी कुल लगभग 3500 उम्मीदवारों में से 272 महिला उम्मीदवार थे, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी को लेके भी बहुत जिक्र होता है। 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले 59 ऐसे उम्मीदवार थे जो कि करोड़पति की श्रेणी में आते हैं। 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच वाले 95 ऐसे उम्मीदवार थे। तो जाहिर सी बात है करोड़पति उम्मीदवारों का भी जिक्र होता है, क्योंकि बिहार को उसकी गरीबी के तौर पे आंका जाता है, मापा जाता है। तो ऐसे में 1 करोड़ से 5 करोड़ तक के बीच के 706 प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे। तो जाहिर सी बात है ऐसा प्रदेश जो अपनी गरीबी के लिए, बदहाली के लिए जाना जाता हो, वहाँ पे करोड़पति उम्मीदवार अपने आप में एक कंट्राडिक्शन दिखाते हैं। 50 लाख से करोड़ के बीच में 506 उम्मीदवार। जाहिर सी बात है कि लखपति और करोड़पति उम्मीदवारों का जो ये आंकड़ा है वो बहुत कुछ कहानी बयां करता है। और 50 लाख से कम की जो इनकी संपत्ति थी, ऐसे लगभग 2084 उम्मीदवार भी साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं। तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण तरीके से कुछ चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कल के लिहाज से जो तमाम तैयारियां की जा रही हैं कि आखिर कैसे काउंटिंग होगी, क्योंकि सुबह 8 बजे के बाद से ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। आलोक मेहता जी, आप जिस बात का जिक्र भी कर रहे थे, हमने दिखाया कि किस तरीके से ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पे, ऐसे ज़िले बल्कि जहां पे 4 से 5% तक सिर्फ वो मतदाता है जो पहली बार वोट करेगा, 18 से 19 साल। तो जाहिर सी बात है वो निर्णायक फैसला दे सकता है।
बिल्कुल, मैं ऐसा मानना है। देखिए, बिहार का, वैसे मैं फिर से कहूँगा, वैसे कहा जाता है कि पृष्ठभूमि ना देखें, लेकिन सारे जन आंदोलन वहाँ से उभरे हैं, गांधी से लेके आज तक यदि हम कहें, और जयप्रकाश जी का यदि आज़ादी के बाद का यदि आप देखें, तो वैसे भी वहाँ युवाओं की एक भूमिका पहले भी होती थी। लेकिन इस बार चूंकि वोटों की दृष्टि से आप देखें, युवा मतदाता जिनको रोजगार, जिनके लिए शिक्षा, जिनके लिए सड़क, जिनके लिए बिजली, जो बहुत ही बड़ी एक शर्तें हैं लाइफ जीवन धारा के लिए जी, और उनकी महत्वाकांक्षा है। देखिए, दूरदर्शन की रीच तो है ही सब जगह, जिस तरह का मीडिया की रीच जिसको कहना चाहिए, और एक एक्सपोजर जो हुआ है। देखिए, पहले क्या होता था, हमें पता नहीं होता है दुनिया कहाँ हो रही है, आपको खबर कोई कंप्यूटर और मोबाइल पे नहीं मिलती थी, तो उस समय उतनी लेकिन अब वो महत्वाकांक्षा उस युवा की भी है जो 18 वर्ष का हुआ, जिसको लगा कि मैं वोट के जरिए ऐसी सरकार चुनने जा रहा हूँ जिससे कि मेरा भविष्य तय होगा, मेरा कैरियर बनेगा, मुझे पढ़ाई मिलेगी, मुझे अपने आप अपना एंटरप्रेन्योर भी, यदि मुझे अपना काम भी करना है तो मुझे ऐसी सुविधा चाहिए। इसलिए इसकी भूमिका निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जी, रामकुमार जी, आपको लगता है कि जो युवा मतदाता है उसको सीधे तौर पे हम एक तरीके से वोटिंग पैटर्न पे देख सकते हैं, या उसको भी हमें अन्य अन्य तरीकों से देखना होगा, या उसका जो एक पॉलिटिकल कल्चर जो वोटिंग के लिहाज से देखा जाए उस पर भी हमें और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है? देखिए, जो आंकड़े हैं इस समय पूरे हिंदुस्तान के, जी, उसमें 65% जो वोटर है वो 40 ईयर्स से कम एज का है। ठीक बात। बिहार में इसका डेटा है करीब 61%, 40%, मतलब 40 वर्ष से कम उम्र का। तो आप यूँ समझ लें, जैसा आलोक जी ने जिक्र किया कि जयप्रकाश आंदोलन शुरू हुआ था 74 में, 74 से 2015 है, 41 साल हो गया। तो 41 साल में जो बिहार में पैदा हुआ वोटर है, 61% वोटर जो है वो कंपैरेटिवली, अगर आप यूथ का 40 तक खींच के ले जाते हैं और थोड़ा कम कर देंगे, तो वो कम से कम ये मान लीजिए कि 45% तो वो है ही है जो कि सचमुच यूथ है। हाँ। और जो पैदा ही हुआ है इन्हीं लोगों के राज में, जो महागठबंधन की तीनों ताकतें, सामाजिक न्याय की जो लगातार बात करते रहे, सिर्फ कांग्रेस भी उसमें है, कांग्रेस और सामाजिक न्याय की पार्टियां, चाहे वो लालू हो, कर्पूरी ठाकुर के रूप में रहे हो, जो भी रहे हो, मतलब कोई ये नहीं है। तो 41 साल में उसके सरोकार, हमारे आपके सरोकार बदल गए हैं इस उम्र में। टेक्नोलॉजी ने, चीज़ों ने एस्पिरेशन इतने पैदा कर दिए हैं कि हमारे पिताजी के जो सरोकार थे उससे हमारे आज सरोकार भिन्न हैं। ठीक है। आज तो यूथ को लेकर के, और यूथ ही जो है वो अपनी फैमिली का सेंट्रल पॉइंट है। उसके फादर भी, उसके पूरी फैमिली भी उसके भविष्य को लेकर के चलती है। बिल्कुल। तो निर्णायक फोर्स जो बिहार में होगी वो यूथ ही है। मतलब ये जो 40 से 61% वोटर है, ये है, ये तय करने जा रहा है कि हमारी सरकार का यही तय करेगा चेहरा क्या होगा, चाहे कोई हारे कोई जीते। वो अगर 40 साल में जो कुछ हुआ है बिहार में, अगर उससे बहुत खुश है तो परिणाम अलग होंगे, अगर ना खुश है तो परिणाम अलग। बिल्कुल, कल तक का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ इस वक्त पटना के एम कॉलेज से हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, अभी तक के चुनाव आयोग की जो तमाम कोशिशें रही हैं पांचों दौर के मतदान को लेकर, निश्चित रूप से सराहनीय रही हैं, कोई इस प्रकार की घटना देखने को नहीं मिली, शांतिपूर्ण रही। अब मतगणना के लिहाज से कल की क्या कुछ खास तैयारियां की गई? आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, दर्शकों के साथ में साझा कीजिए। देखिए, पटना के एएन कॉलेज पर मैं मौजूद हूं, जो अनुग्रह नारायण के नाम पर ये कॉलेज है, और यहाँ पर मतगणना का काम जो है कल सुबह 8 बजे शुरू होगा। लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो तमाम जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पटना ज़िले के तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती का काम इसी मतगणना केंद्र पर होगा, और यहाँ पर अहले सुबह तमाम जो पोलिंग पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट हैं वो यहाँ पहुँच जाएंगे, और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं ताकि पोलिंग स्टेशंस जो है जहां पर ये मतगणना होगा, यहां पर किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। पटना के ट्रैफिक एसपी पीके दास ने अभी आकर मुझे बताया कि मीडिया कर्मियों के ओबी वैन को खड़ा करने की जगह जो है यहाँ से कुछ दूर अलग करके रखा गया है ताकि मतगणना केंद्र पर कोई व्यवधान ना हो। लेकिन तमाम सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं, जो जितनी भी अलग अलग चरणों में जो मतदान का काम होगा, उन चरणों के लिए भी अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और
चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। उम्मीद की जा सकती है जी। कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से मतदान सफलतापूर्वक करवाया है, जी। मतगणना का काम भी पूरे बिहार में जो जी। 38 जिलों के जो मतदान केंद्र बनाए गए जी। हैं, सभी जगहों पर मतगणना का काम बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जा सकेगा। राजेश, क्या उम्मीद कर सकते हैं कल इतवार का दिन है तो जाहिर सी बात है बिहार की जनता घरों में बैठ के टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से कम उन सब चीज़ों के लिए देखेगी, या क्या कुछ और एक सुगबुगाहट जनता के बीच में देखने को मिल रही है इन नतीजों को लेके? देखिए, जनता के बीच उत्सुकता बहुत ज़बरदस्त है आर्येंद्र, और निश्चित रूप से अगर आज की जो रात है वो क़यामत की रात होगी। तमाम जो सियासी दल हैं उनके लिए यह क़यामत की रात होगी। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने दफ्तरों पर अगर चर्चाओं में मशगूल है, मसरूफ़ है, तो जो यहाँ की जनता है वो उनके लिए भी ये बहुत ही कौतूहल की रात होगी। और निश्चित रूप से अगर नेतागण रात भर जागते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और जो आम जनता है वो भी जागकर कल सुबह का इंतजार करेगी, और अहले सुबह से टेलीविज़न सेटों पर चिपक कर लोग जो है अपने अपने प्रत्याशी, अपने अपने पक्ष में किए गए मतदान की वो समीक्षा करेंगे, गुणा भाग करेंगे। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के हिसाब से आकलन का काम जो है सुबह 8 बजे से पहले तक चलता रहेगा। लेकिन जो ही रुझान मिलना शुरू होगा, मतदाताओं की जो उत्सुकता है वो थोड़ी कम होना शुरू होगी। बहरहाल मतदाता पूरे जोशो खरोश में है, उन्हें एक अच्छी सरकार की दरकार है, तो नेताजी भी कयामत की रात के बाद अहले सुबह अपने अपने जीत के दावों को यकीन में बदलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कयामत की रात के बाद में अहले सुबह का जिक्र हमारे सहयोगी राजेश कर रहा। रामकृपाल जी, आपको लगता है कि जिस प्रकार से तमाम एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल हमने देखे हैं, लगातार आए हैं, कम से कम जाहिर सी बात है कि नींद आना तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि जब इतना क्लोज कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है तो निश्चिंत होकर सो पाना बड़ा मुश्किल होगा आज रात में। बिहार में भिखारी ठाकुर बड़े पॉपुलर रहे हैं और वहाँ विदेशिया शैली बहुत पॉपुलर है। हर आदमी चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, सबको याद रहता है। वहाँ का एक बड़ी प्यारी लाइन है कि दिन नहीं चैन रात ना आई निदिया, और एक है कि दिनवा कटाला रहिया जो है तोरी और रतिया कटेला जाग जाग रे विदेशिया। तो जनता तो तब भी सोली होगी, लेकिन ये यकीन मानिए कि नेताओं को नींद नहीं आएगी, पहले आ जाती, क्योंकि एग्जिट पोल इस तरह से आया वाले नहीं सोने दे रहे। ऐसा एग्जिट पोल कभी नहीं आया कि जिसमें एक एग्जिट पोल जिस पार्टी को 180 दिखा रहा हो, दूसरा एग्जिट पोल उसी पार्टी को 80 दिखा रहा है। तो ये कंट्रास्ट जो है, इतना बड़ा कंट्रास्ट हो गया है। नॉर्मली एग्जिट पोल माना जाता है कि करीब करीब थोड़ा बहुत सीटों को घट बढ़ के बराबर होते हैं। कल तक जब ये बात हो रही थी, एग्जिट पोल शुरू में आने शुरू हुए, तो लगता था कि महागठबंधन, उसमें से 2 एग्जिट पोल नहीं आए थे। एक कल जब एनडीटीवी का एग्जिट पोल आया है जी, उसके पहले सिर्फ एक चाणक्य का पोल था और एक था सिसरो जी आज तक का। 2 जो थे वो थोड़ा एनडीए का अपर हैंड दिखा रहे थे, बाकी 4 या 5 एजेंसीज सब महागठबंधन के पक्ष में थी। लेकिन उसके बाद जब प्रणय राय का आया है ये एनडीटीवी का, तो अब करीब करीब बैलेंसिंग हो गया है। तो देखिए, कल अगर आपने देखा होगा, कल कुछ इलाकों में मुझे विजुअल देखा था मैंने, महागठबंधन के लोगों ने बिल्कुल जश्न मनाना शुरू कर दिया था, पटाखे फोड़े गए थे। फिर उसके बाद आज बड़ी शांति हो गई अचानक। तो क्या है कि नतीजा आने से पहले भी कई बार खुशी जाहिर की गई, फिर ये हुआ कि कहीं गड़बड़ न हो जाए। तो दोनों पार्टियों का, दोनों लोगों को ये है कि कल के नतीजे चौंकाने वाले होंगे इस मामले में, कि सही कोई जो 6 और 7 एजेंसी आई हैं उसमें से सही 1 साबित होगा, 5 गलत होने वाली हैं। हाँ, आपको लगता है आलोक जी, ये अपने आप में जब इतना क्लोज कॉन्टेस्ट हो तो ऐसे में कम से कम तमाम जो सर्वे एजेंसी है उनकी भी साख दांव पे है, क्योंकि आखिर जो आपने कह के निकाला है तमाम मैथमेटिकल तरीके से सारा चीज़ें अपना मैकेनिज्म लगाने के बाद में, क्योंकि वो भी उनकी भी साख दांव पे है। इतना क्लोज कॉन्टेस्ट महज कुछ वोटों % का अंतर नजर आ रहा है, 2-4% का। देखिए आर्यन जी, निश्चित रूप से मीडिया तो हमेशा वैसे भी दांव पर रहा है। हम लोग एक ज़माने में, प्रिंट के ज़माने में भी जब सर्वे नहीं होते थे तो कई बार होता था लहर है और पता चला बिल्कुल उल्टा हो गया, कुछ हो गया। कई लोग अपना अनुमान ऐसा लगाने लगते थे थोड़ा देख करके। और ये सर्वे पिछले, देखिए दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ था, बिल्कुल कई लोग गलत साबित हो गए। किसी ने भी स्पष्ट नहीं कहा था कि 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल जाएगी। तो इसलिए पार्टी भी नहीं कह रही थी। मुझे लगता है। दूसरा देखिए, मतदाता, भारत का मतदाता इतना समझदार हो गया है, इंक्लूडिंग ग्रामीण।
हम लोग कई बार जब एनालिसिस करते हैं तो क्या मानते हैं कि भाई ये, लेकिन आप एक कमरे में एक मकान में रहने वाले लोगों की चाहे, जैसे अभी हम युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की, कई बार वो भावुक होते हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं सुनेंगे, भाई भाई मैंने जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। परिवार में भी कई लोग, एक ही परिवार के लोग अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव में लोग, मतदाता बोल नहीं रहा इतना ज़्यादा, कुछ नहीं, साइलेंट इतना मुखर नहीं है, साइलेंट है। वो समझता, वो कहता है क्यों बता, मतलब ठीक है या बता भी दिया, और यदि आप वैसे याद करें तो ये भी कहते हैं बड़ा खर्च किया गया, तो कहते ठीक है खर्च सबसे ले लीजिए, उस पर क्या है, उत्सव के समय में आप किसी की दुश्मन की भी जलेबी खा ले तो कोई हर्ज नहीं है ना, तो जिसको वोट जिसको देना है उसको देना है। इसलिए ये मीडिया की साख सचमुच में इस पर वो होगी, लेकिन हमने पिछले अनुभव भी देखे, उसके बाद में फिर सट्टा बाजार है, जैसे सट्टा बाजार तो और भी एक्सट्रीम होता है। आप देखिए कि वहाँ तो लोग करोड़ों रुपए खुद लगा देते हैं, लाखों लगा देते हैं, कुछ गरीब होगा तो 1000 लगा देगा, लेकिन सट्टा बाजार भी करता है। तो ऐसे ही मीडिया को भी, और इसीलिए मेरा मानना है कि कुछ जो बराबर जो कांटे का मुकाबला है, हम जैसे जो लोग कई बार जो कहते हैं, इसलिए कि भाई आप बहुत भविष्यवाणी मत करिए, मतदाता को आप मत पहचानिए। हमारे अपने परिवारों में हम देखते हैं कि इतनी आसानी से आप दूसरे को वोट डालने के लिए नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं आप ये पहन लीजिए, आप ये खा लीजिए, आप ये कर लीजिए, सब आपकी बात मान लेंगे। कई बार उनको लगा नहीं नहीं देखिए अरविंद आप दूरदर्शन में काम कर रहे हैं, हम जरूरी नहीं कि आपके कहने से वोट डालें, वोट हमें अपनी इच्छा दे दो, यही तो मेरे पास एक अधिकार है। ठीक बात है, और इस अधिकार का एक तरीके से समझ भी अब दिन ब दिन हर गुजरते दिन के साथ में हमारे मतदाताओं को देखने मिले। रामकुमार जी, आप जो कह रहे हैं कि एक तरीके से करंट है, आपको लगता है कि इस करंट के बीच में जब इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है तो क्या डिसाइसिव हम उम्मीद कर सकते हैं मैंडेट इस तरीके का आएगा, या इसके बीच में भी कोई गुंजाइश हो सकती है? मैं अरविंद एक बात बता दूं कि आलोक जी जो कह रहे थे, बहुत उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आज ऐसा मतदाता, हम एक गलती होती है जो हम टेलीविज़न पर बैठते हैं या जो यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग है जो अखबारों में लिखता है, वो हमेशा उसका आई अहम मैं पहले होता है और सोचता है कि वोटर जो है वो कोई भेड़ बकरी है कि उसको पटा लिया और उसको ये कर दिया। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आज से नहीं, 71 में मैं पढ़ता था, तब पहला जब इलेक्शन हुआ इंदिरा गांधी, जब कांग्रेस सिंडिकेट बनी जी, किसी अखबार ने, तब तो टेलीविज़न का ज़माना नहीं था, किसी अखबार ने वो प्रेडिक्शन नहीं किया था। जिस दिन नतीजा निकला, मैं एक अखबार मैंने उठाया था, बचपन की भी यादें मुझे हैं, पहला बैनर छपा हुआ था, मोरारजी, निजलिंगप्पा, जॉर्ज लिमये पराजित। सारे कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे सब हार गए थे, समाजवादी पार्टी के सारे बड़े नेता हार गए थे। किसी ने प्रेडिक्शन नहीं किया था कि ये सब लोग चुनाव हार जाएंगे, मोरारजी देसाई से लेकर के सारे लोग जी, है ना। तब भी वोटर साइलेंट था। आज भी वोटर जो है, आप एक आकलन मोटा मोटा कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि ये प्रेडिक्शन, मैं बता दूं, पिछले 15 सालों से मैं देख रहा हूं कि जब भी वोटर फैसला करता है, एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देता है, और हर बार मीडिया में हम लोगों को लगता है कांटे की टक्कर है, हंग आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। न यूपी में 2 चुनाव मैंने देखे हैं, मायावती और मुलायम का, कभी हंग नहीं आई, और उसके बाद से जितने भी चुनाव हो रहे हैं, हो सकता है हंग भी आ जाए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप पैटर्न देखेंगे तो अब वोटर जागरूक हो रहा है। दूसरी बात जो आलोक जी ने कही, बहुत सही बात कही। देखिए पहले क्या था, जब शिक्षा कम थी, घर में एक मुखिया होता था, वो जो कहता था वही सब लोग करते थे। आज क्या है, आज अगर पिता दाहिना हाथ है, सबको सलाम करता है, तो बेटा बायां हाथ है, वो कहता है मैं किसी को सलाम नहीं करता। एक जनरेशन गैप आ गया है, वो एसर्ट करने लगा है शिक्षा के चलते, सामाजिक विकास के चलते। वो कहता है पिताजी हो सकता है किसी एक पार्टी को वोट दे रहे हो, बेटा किसी दूसरी पार्टी को वोट दे रहा हो। और बताऊं, हस्बैंड वाइफ में भी मैंने खुद देखा इसका, मैं बता रहा हूं आपको, दिल्ली में पिछले चुनावों में एक ही परिवार में अलग अलग वोट डाले गए हैं। तो अब बड़ा मुश्किल है ये कह पाना कि ये कांटे की लड़ाई होगी, हंग आएगी, एक तरफा होगा, हो सकता है कि स्वीप हो जाए। किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 70 सीटें, मतलब इतनी सीटें मिल जाएंगी। हाँ, लोकसभा चुनाव के इवन अमित शाह ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, सब 50 और 55 पर बीजेपी के जो बहुत जाते थे वो इस फिगर पे जाते थे, 70 सीट्स, नोबडी प्रेडिक्टेड। तो ये कहना मैं इसलिए मानता हूँ कि वोटर जो है वो देखता है कि 5 साल में मुझे ये अधिकार मिला है, वो अपने वोट को इतना सस्ता नहीं मानता कि राह चलते किसी को बताता चले और किसी करता चले। वो उसका एक ऐसा अधिकार है जिसको बड़ा पवित्र अधिकार मानता है और बड़ी पूंजी मानता है। जी रामकुमार जी, अगर आपकी इस बात को यहाँ से आगे बढ़ाऊँ, आलोक जी, आपको अगर वोटर हमारा समझदार, हम ये मानते हैं, हर गुजरते दिन के साथ में हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, वोटर समझदार हो रहा है, सारी बातें ठीक है, तो भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस जिस प्रकार की परंपरागत राजनीति हमें बिहार में देखने को मिलती रही है, जिस
प्रकार की सामाजिक सोच की जकड़न में बिहार को बांधा जाता रहा? क्या उस तरीके का पैटर्न होगा, या जब विकास के नाम पे 2005 और 2010 और 2014 क्या उस प्रकार की एक अकुलाहट हमें मतदाताओं के नतीजों से कल देखने को मिलेगी? आनंद, मैं मानता हूँ कि देखिए, विकास की इच्छा तो सब में है। गांव में हम लोग तो गांव में आए हैं, रामगोपाल जी भी इस तरह के इलाकों से आए हैं जहाँ सबको मन में अच्छा होती है कि हमारे यहाँ सब अच्छा हो। लेकिन ये बात भी आपको मानना होगा, भारत की कल्चर में हम, जैसे हमने कहा, एक तरफ पति पत्नी माता पिता नहीं मान रहे हो, लेकिन गांव का भी एक कल्चर है जो उनके मन में एक होता है कि हमारा आदमी बना जी, हमारी जाति का आदमी बनता है, मतलब मैं बना, मतलब एक जुबान मुझे दी है। मैंने देखिए इस चुनाव में भी इतना सब चर्चा होती है, वो जाति के आधार पे कहिए, पिछड़े पर्व के आधार पे कहिए, या अपना एक गौरव। हमने आर्यन को देखा कि हम वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, मतलब मैं ही बैठा हुआ हूँ। ये जो भावनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में, इसीलिए कुछ चीज़ों में हम इसलिए अभी जो बात मानते हैं कि वो फैक्टर भी कुछ इलाकों में काम कर रहा है। इसीलिए जहाँ जहाँ हम ऐसा कहते हैं कि कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ नहीं पहुँचे, और एक ऐसे ही लोकल उम्मीदवारों का मैं कहूँगा जी, क्योंकि स्थानीय उम्मीदवारों पर भी बहुत कुछ निर्भर होता है। जिसने अच्छा काम किया है, देखिए जो पार्टियां हैं, चाहे आप दोनों गठबंधन के लोग, कई ऐसे लोग रहे हैं जो वर्षों से काम करते रहे अपने इलाकों में, हारे या जीते, उनकी क्रेडिबिलिटी है, और लोगों को लगता है कि नहीं, हमारा प्रतिनिधि यही बन करके आएगा तो हमारा विकास होगा। विकास एक विश्वसनीयता पर है। अब देखिए, कुछ लोग जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी कहते हैं, ऐसे लोग क्यों जीत के आते हैं? क्योंकि वो अपने इलाके में डंडे के बल पर बिजली लगवा लिया, नहीं खंबा यहाँ लगेगा, यहाँ सड़क नहीं बनाया तो हम पिटवाई करवा देंगे, मतलब उसके कुछ नुकसान है डेमोक्रेसी में, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है कि यदि अच्छा जो दारोगा नहीं कर पा रहा है, यदि ये मेरा आदमी कर सकता है तो चलिए इसी को वोट डाल देते हैं। बिहार में बाहुबलियों की भी और अभी भी अच्छा सब पार्टियों से ऐसे है, माफ कीजिएगा, सारे हमारे जो स्टडीज आए हैं, जिन लोगों ने बहुत अध्ययन किए हैं, कई लोगों पर, कुछ लोगों पर गंभीर आरोप रहे होंगे, कुछ पे कम रहे। हमने देखा है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की भी जिक्र किया, तो इसलिए उसको क्रिमिनल न भी कहें, लेकिन ये कहें कि वो उस ताकत के बल पर उन्होंने अपने इलाके में दबदबा बनाया। तो मैं तो इसलिए उनके अपराध, जब तक न्यायालय उनको सजा न दे, कोई लालू जी को सजा 6 साल के लिए मिली, लेकिन और लोगों को तो नहीं सजा मिली है, तो इसलिए हम फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं अदालत के नाते। तो इस दृष्टि से उन लोगों का प्रभाव है। और आप ये मान के मत चलिए कि नहीं, चूंकि विकास चाहते हैं तो लोग दूसरे गुण अवगुण नहीं वो करेंगे, गुण अवगुण को भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे होता है ना श्रद्धा, लेकिन प्रेम में श्रद्धा नहीं चलती है। जब आपका स्नेह किसी से होता है तो श्रद्धा की जरूरत नहीं है, प्रेम है तो प्रेम है, चाहे जैसा होगा, श्रद्धा न भी है लेकिन प्रेम यदि है तो प्रेम तो अटूट है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक तरीके से डिसाइसिव होंगी कल आने वाले नतीजों के लिहाज से, लेकिन वो क्या निकलेंगे ये तो कल सुबह 8 बजे के बाद से ही पता लगेगा, जब ईवीएम खुलना शुरू होंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी रहेगी। आ गया है नया 40 हॉर्स पावर खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI, 158 NM का सर्वश्रेष्ठ टॉर्क और जबरदस्त पावर, इंजन जो दे शानदार माइलेज, खेती के लिए खास गियर स्पीड्स और 1500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। देख, ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। प्रसव के बाद जितना जल्दी हो सके स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। माता का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। बच्चा हो 1.5 साल का, बूस्टर टीके दोहराए, हर 6 महीने में उसको विटामिन ए भी दिलवाए, फिर 5 से 6 साल पे DPT भी दोहराए, 10वें और 16 साल पे टेटनस टीके लगवाए। पूरा ये कोर्स करना, इसमें ना पैसा लगना, माँ के करेंगे
के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कुमसुम से तलैया में मुस्कान का कंकड़ मारो, किसकी नजर लगे इसको जल्दी से उतारो। खुशियों से जेबें भरने की अब अपनी बारी आई है, चलो 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 सवारी आई है। खुशियों से जेबें भरने की अब अपनी बारी। नया बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। किसी की नजर ना लगे, को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले इसे बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। और इस ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार का महासंग्राम। और कल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सुबह 8 बजे से उनकी गिनती शुरू हो जाएगी और कल दोपहर होते होते तक ये तय हो जाएगा कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार। तो जाहिर सी बात है कि लगातार डीडी न्यूज़ भी इस कोशिश में रहता है कि सुबह 6 बजे से ही हम विशेष कार्यक्रम के माध्यम से सारी चीज़ों का विश्लेषण और नतीजों को सबसे सटीक और विश्वसनीय तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। तो कल सुबह 6 बजे से तो जोड़ना मत भूलिएगा। लेकिन किस प्रकार से अभी चुनाव रहा है, क्या कुछ अहम मुद्दे रहे, किस प्रकार का एक वोटिंग पैटर्न देखने को मिला है, इस मुद्दे पर लगातार हम बात कर रहे हैं। 2 खास मेहमान आलोक मेहता जी और रामकृपाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। रामकृपाल जी, आप इस बात पर कुछ अपना बात रखना चाहते हैं कि आखिर जो सामाजिक परिवेश जिसमें बिहार कहीं रचा बसा हुआ है और एक वोटिंग पैटर्न के बीच का जो एक खांचा है, उसके बीच में किस प्रकार से हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्या अंडर करंट चीजें रहती हैं जो तय कराती हैं मतदाता को उस सामाजिक सोच के आधार पर? बिल्कुल, आलोक जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मैं उसी को आगे ले जा रहा हूं। देखिए, 2 चीजें होती हैं शरीर में, नाक और पेट। बिहार के इलेक्शन को इस तरह से देखने की कोशिश की जाती है कि ये एक उसको नाक का इज्जत का सवाल बनाता है और एक उसको पेट का सवाल। जैसे लगता है कि 2 चीजें हों, एक सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, न्याय की लड़ाई, जातीय अस्मिता, क्षेत्रीय अस्मिता, और एक ऐसा लगता है जैसे को खाली ये कह रहा है कि सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे। जैसे लगा दोनों 2 चीजें हैं। नहीं, हमारे शरीर में नाक भी है, पेट भी है। और ये बता दूं, एक सीधी बात है कि जहाँ गरीबी और पिछड़ापन ज़्यादा होता है जिन समाजों में, उन समाजों में नाक की ज़्यादा अहमियत होती है, नो डाउट। रोटी मगर इज्जत के साथ, आप समझ लीजिए। ठीक बात। उसका अगर, लेकिन ऐसा नहीं है वो रोटी उसको नहीं चाहिए। मायावती जी का जो आज उत्तर प्रदेश में वोट बैंक है वो बहुत पिछड़ा हुआ, उसके पास जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो इस मामले में है कि उसे इज्जत दी गई है। इज्जत इसलिए चाहता है, असर्टिवनेस इसलिए चाहता है कि वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो, उसका भी बेटा सरकारी नौकरी पाए, उसका भी बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कारपोरेट में जाए। जो सपने उसके हैं, उसके भी सपने हैं। आप एक दिल्ली में एक रिक्शे वाले गरीब से पूछ लो कि अगर आज तुम्हारे पास पैसा हो क्या करेगा, तो कहेगा साहब अंग्रेजी स्कूल पढ़ाऊंगा, क्योंकि नौकरी ऐसे ही मिलती है। ये एस्पिरेशंस तो सब जगह है। हकीकत देखिए, तो नाक और पेट की लड़ाई कोई अलग लड़ाई नहीं है, ये समाहित लड़ाई है। विकास और ये सब सारी चीजें, कोई जातिवादी भी होता है तो ये सोच करके कि ये मेरा भला करेगा, ये अपनी जाति का है तो शायद मेरा ख्याल रखेगा। ख्याल रखने के लिए ही कि मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी, मेरे खेत में अच्छे तरह से पानी आ जाएगा, ट्यूबवेल लग जाएगी, ये वरीयता में रखेगा। तो कहीं देखिए दोनों में विरोधाभास नहीं है। दूसरी बात जो आलोक जी ने जो इसी से जुड़ी हुई कही थी कि एक तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक न्याय और बिहार में, चूंकि देखिए जहाँ थोड़े एक बिहार का कैमरा, नीतीश जी बड़ा दावा करते, मैं मानता हूँ नीतीश ने काम किया होगा, नो डाउट। लेकिन एक होता है कि आप डेटा लेके आइए, एक होता है कि विकास, कैमरा तो कम से कम विकास दिखाएगा जो जमीन पे होता है, जमीनी सच्चाई जिसको हम कहते हैं। आज पूरे बिहार को कैमरा जहाँ भी जाता है, लगता है कि हो सकता है कंपैरेटिवली डेवलपमेंट हुआ हो,
लेकिन नो डाउट 40 सालों में अपेक्षित विकास नहीं हुआ। अगर 40 सालों में हर तीसरा आदमी भूमिहीन है तो ये किसकी विफलता है? आप ये नहीं कह सकते हैं कि तो क्या करेगा, जमीन कौन दिलाएगा? आलोक जी ने एक बात जो कही थी, देखिए एक घायल पड़े हुए आदमी को सजा याफ्ता उठाता है, वकील उठाता है या मुंसिफ उठाता है। जो उसे उठाएगा वो उसके लिए बड़े उस जज से भी बड़ा होगा। ठीक है। सवाल इस बात का नहीं, सवाल मेरे लिए एक सामाजिक न्याय होता है, कानूनी न्याय होता है। जब कानूनी न्याय में आदमी का भरोसा नहीं रह जाता, जानता है मैं थक जाऊंगा, तो जो उसको सोशल जस्टिस दिलाता है, चाहे उसकी बैकग्राउंड जो भी हो, वो उसके लिए भगवान होता है। हाँ। फिर आप ये नहीं कह सकते आपको लगता है वो दागी है, वहाँ लोकप्रिय होता है। वहाँ पर और जनता परसेप्शन बदलता है। वो ठीक कहती है कि मेरी बेटी की शादी में आया, मेरी मदद की, तो मेरे लिए तो भगवान ही है। जाहिर सी बात है। तो हमेशा समाज में दो चीजें चलती हैं, कानून अपनी जगह होता है, सामाजिक न्याय, सामाजिक सरोकार अपनी जगह पे होते हैं। जी, और दोनों बिल्कुल उसके बीच में ही कहीं ना कहीं मतदाता को तय करना होता है। आलोक जी, मुद्दों के लिहाज से बात करें, विकास की बात होती है, जातीयता की बात होती है, इस लिहाज से बिहार का विधानसभा का चुनाव इस लिहाज से भी क्या याद रखा जाएगा? व्यक्तिगत रूप में जब आरोप प्रत्यारोप की बात आई तो कम से कम ऐसी तल्ख जबानी हमको देखने को मिली है कि चुनाव आयोग ने भी लगातार कितनी FIR दर्ज करनी पड़ी है, कागजों को काले रंग से रंगना पड़ा। इस लिहाज से भी इस चुनाव को याद रखा जाएगा? निश्चित रूप से मुझे लगता है याद नहीं रखा जाएगा, इसका सबक लेने की जरूरत होगी, शायद समीक्षा की जरूरत हो, हमारे आपके कहने से नहीं होगा। राजनीतिक दलों की आचार संहिता को लेकर के कई बार बातें कही गई हैं, और ये सही है कि चुनाव आयोग के पास भी प्रेस काउंसिल है, चुनाव आयोग है, कई बार वो वैसे तो कुछ अयोग्य घोषित करने वाली स्थिति आती है, लेकिन उसके वो तो बहुत अतिरेक जिसको कह सकते हैं। लेकिन सही बात ये है कि इतना ज़्यादा तीखापन आया है, और डेमोक्रेसी में मेरा ऐसा मानना है कि जिनको केंद्र के साथ काम करना है, किसी की सरकार भी आए, वो केंद्र को राज्य सरकार के साथ तालमेल, संघीय ढांचे की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, और पहले भी मतलब हमेशा जो प्रधानमंत्री रहे हैं, अटल जी रहे, मनमोहन सिंह रहे, सबकी एक उनकी कोशिश होना भी चाहिए, अपेक्षा भी होती है। उसी तरह से राज्यों के नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए किस सीमा पर आप ले जाएंगे। यदि तनाव पैदा करते हैं सांप्रदायिक, आफ्टर ऑल उन्हीं लोगों के बीच में आपको काम करना है। तो मुझे लगता है कि इस बार का तीखापन याद ही नहीं किया जाएगा। इसके बारे में इसका अध्ययन करके, चाहे वो अदालतें उसका फैसला करें, संसद करे, जो हमारी न्यायपालिका है, और सारे लोग मिलकर, और चुनाव आयोग की कई सिफारिशें पहले भी रही हैं कि कैसे उसको थोड़े नाखून तो दीजिए, आपको अयोग्य न भी, लेकिन वो ये तो कह सके कि नहीं नहीं, यदि इतनी तीखी भाषा बोलोगे तो अगली बार तुमको उम्मीदवार नहीं बनने देंगे, या कुछ ऐसा कि इसके बाद आप जैसे 6 साल कहा जाता है, आप 1 साल के लिए कुछ करेंगे, कि आप पंचायत चुनाव में भी आपको हिस्सा नहीं लेने देंगे। मतलब कुछ इतनी अतिरेक पर, जितना तीखा, जैसा मैंने कहा, ठीक है उससे लोगों ने हथियार नहीं उठाए, लेकिन आप उत्तेजक यदि भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, एक दूसरे को अपशब्द, और उन्हीं के बीच में कल आपको बैठ के काम करना है। क्योंकि ये राष्ट्रीय पंचायत जिसको कहते हैं, गांव की पंचायत से लेके संसद तक, आपको पराजय के बाद भी, वैसे अभी कई नेता लोग कहते भी हैं अरे चुनाव में इतना बोला जाता है, बाद में नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि ऐसा भी अशोभनीय न हो कि उसके बाद एक दूसरे के साथ में न बैठ करके काम कर सके, और किसी, जिसको कहते हैं ना, हम कहते हैं ऊपर वाले को मुंह दिखाना है, तो चुनाव आयोग को या सुप्रीम कोर्ट को मुंह दिखाना है। बाल ठाकरे जी के एक भाषण पर उनको अयोग्य घोषित सुप्रीम कोर्ट ने तक ने कर दिया था, तो बहुत ही रेयर ऐसा मामला इतिहास में रहा है। तो ऐसे ही उत्तेजक भाषण यदि सांप्रदायिक मुद्दे पर हो, सामाजिक मुद्दों पर हो, जाति मुद्दों पर हो, ये बोला जाना, ये मुझे लगता है कि इस चुनाव का बहुत ही एक ऐसा अध्याय है जिसकी समीक्षा की जरूरत होगी और आचार संहिता की जरूरत होगी। बिल्कुल। रामकुमार जी, आपको लगता है कि जो एक तीखापन रहा, उसकी वजह क्या थी? कि तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए अस्तित्व की लड़ाई थी, तमाम ऐसे दल जो अपने आप में कम से कम नाक का सवाल, जैसे आपने कहा, एक तरीके से उस लिहाज से मैदान में अपनी जोर आजमाइश में लगे हो, तो जाहिर सी बात है, क्या ये इतना तीखापन अपेक्षित था, या इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता था, या ये लाजमी सा हो गया आज की चुनावी व्यवस्था के बीच में? देखिए, मैं इसको लाजमी नहीं मानता, ये डिपेंड करता है। एक चुनाव की भाषा, देखिए 2 चीज़ें होती है, धूमिल ने बहुत पहले लिखा था, संसद और सड़क। सड़क की भाषा अलग होती है, संसद की भाषा अलग होती है, और जब नेता सड़क पे जाता है तो थोड़ा सा वो लिबर्टी होती है, लेता भी है, लेकिन वो एक सीमित लिबर्टी होती है। पहले भी लोग, वाजपेयी जी रहे हैं, नेहरू जी रहे हैं, इंदिरा गांधी रही हैं, होता रहा, ऐसा नहीं है कि कीचड़ उछाल होता है, लेकिन एक ख्याल रख करके होता था कि देखिए कार्यकर्ता करे, लेकिन जो मुखिया होता था, मुखिया नहीं करता था। समाज में एक ही चीज होती है कि उसी के सामने आदमी सर झुकाता है जो मेरे जैसा नहीं है, मुझसे बड़ा है। जिस दिन उसको लग जाए तो मेरे जैसा ही है, तो काहे को सर झुकाएगा? कार्यकर्ता कर ले, ठीक है। मुखिया जो होता है
वो एक आदर्श होता है। रामचरितमानस से कोई राम नहीं बन सका पढ़ करके, लेकिन एक ये होता है कि राम बनने की कोशिश होती है कि हम कहीं दूसरा न बन जाएं। तो आदर्श वो होता है, मुखिया जो होता है, बड़े बड़े लोग हैं, जब उनके मुंह से कुछ ऐसा सुनते हैं तो दिल टूटता है। लेकिन जनता की मजबूरी क्या, अभी एक बात उठी थी, जनता क्यों करती है? जब जनता के सामने बद और बदतर में ही चुनना है तो जनता के सामने तीसरा विकल्प क्या है? संसदीय प्रणाली की एक बड़ी वो है कि उन्हीं में से आपको चुनना है। आप नहीं भी चुनेंगे तो वो चुन लिया जाएगा। तो सवाल इस बात का है कि चॉइस क्या है हमारा। हालांकि अब नोटा एक जैसी व्यवस्था आ गई है, लेकिन वो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता, नोटा से तो कोई उससे फर्क चुनावी नतीजों में फर्क नहीं, नहीं पड़ता। वो तो 4 वोट भी जिसको मिल जाएगा, जिसको 3 मिला वो 4 वाला जीता माना जाएगा। तो सवाल इस बात का है कि देखिए, जनता के भी सीमित हैं, लेकिन एक पटखनी जब कभी किसी को लगेगी तो हार ही सिखलाती है, हार ही उन्माद से आपको नीचे लाती है। और जब जब कोई हारता है तब वो उसको लगता है कि हाँ, हमने पिछली बार गलती की है। और मुझे लगता है कि बिहार के अपनी इन गलतियों से भी लोग, पॉलिटिशियन सीखेंगे और कहीं न कहीं से अब जो ऑडियंस भी मैच्योर हो रहा है, अब वो दौर नहीं रहा कि एक अशिक्षित है, गांव में चले जा रहे हैं, जुमलेबाजी करके आप जीत लेंगे। अब ऐसा नहीं है। देखिए, जुमले आने वाले 10 सालों में ये जुमले बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि आम जो यूथ है ये इतना समझदार हो चुका है कि अब वो जुमलेबाजी बर्दाश्त करने की ज़मीनी सच्चाई पे विश्वास करेगा। आलोक जी, एक आपका आखिरी कमेंट, बढ़ा हुआ मत प्रतिशत रहा हो इन 5 चरणों में, या महिलाओं का संख्या ज़्यादा देखी हो भागीदारी के लिहाज से, युवाओं की बात की जाए, या 5 चरणों को अलग अलग तरीके से राजनीतिक निर्णय देने के लिहाज से भी आंका गया है, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र आपको लगता है कि कल का जो दिन है वो किस तरीके से हो सकता है नतीजों के लिहाज से? क्या कुछ एक अनुमान लगा सकते हैं इन तमाम एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के बीच में? देखिए, मैं तो मानता हूं कि कल निर्णायक, जो हमने शुरुआत बातचीत से शुरू की थी, कि कल के बाद भारतीय राजनीति का एक नक्शा और भी एक थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ, जिसको कह सकते हैं उभरता हुआ दिखेगा। उत्तेजक भी जिसको कह सकते हैं, कुछ नए बदलाव के साथ आएगा। जो भी गठबंधन जीत कर आएगा उसके तेवर कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भी होंगे। जो पराजित होगा वो भी एक अपने ढंग से, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम ये नहीं जा रहे कि कौन जीतेगा, इस समय कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन सही बात यह है कि जो हारेगा वो भी ऐसा नहीं है कि वो समुद्र में चला जाएगा। प्रजातंत्र की यही, कई लोग मानते हैं कि नहीं, बिल्कुल उसके बाद खत्म है, वो बोलने के लिए बोला जा सकता है, लेकिन रिवाइवल देखने को मिलता है। जैसा अभी 71 से जो रामगोपाल जी ने कहा था, जो 2 सदस्यों की पार्टी रह गई थी, उसके बाद वो पार्टी शिखर पर आ गई। उसी तरह से कोई कहीं पीछे जाता है, फिर आगे आता है। क्षेत्रीय दलों में भी कई बार ऐसी समस्याएं आई हैं। फिर अब तेलुगु देशम, एन टी रामाराव के समय में क्या हुआ, फिर उसके बाद तेलुगु देशम की क्या स्थिति हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल की राजनीति के बाद राष्ट्रीय राजनीति में आने वाले वर्षों में, चाहे वो बंगाल के चुनाव हो, चाहे वो और राज्यों के, केरल के चुनाव हो, पंजाब के चुनाव, उस पर तो असर होगा ही। राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक निर्णायक मोड़ कल के बाद दिखाई देगा, दोनों गठबंधनों के जीत हार के बीच में। जी, छोटा सा जवाब आपसे, कल का दिन टर्निंग पॉइंट राष्ट्रीय राजनीति के फलक पे होने जा रहा है? बिल्कुल, मैंने तो कहा आपसे होगा, लेकिन एक चीज बता दूं आपको, जो खतरा है जिस बात का नतीजा को किसी के पक्ष में आए, मैं एक चीज को देखता हूं, आलोक जी ने संकेत किया है कि सफलता हमेशा अहंकार के पैकेट में आती है। ये मान के चलिए, तुलसीदास के जमाने, तुलसीदास ने लिखा है भी है इस पर, अहंकार के पैकेट में आती है। जो आदमी पैकेट पे ज्यादा उसको सजा सवार के अपने पास रख ले, जी, वो खतरा होता है। क्योंकि अहंकार चाहे किसी का भी हो, एक शब्दावली किसी की भी हो, सफलता हमेशा आपको विनम्रता की ओर ले जाती है और अपनी गलतियों पर सोचने के लिए आपको वक्त देती है। लेकिन अगर आप किसी सफलता को अपने अहंकार की विजय मान लेंगे तो आने वाले समय में दिक्कत होगी उस पार्टी के लिए, चाहे वो महागठबंधन जीते, चाहे वो एनडीए जीते। बिल्कुल, तमाम कयासों के बीच में हमारे तमाम मेहमानों का जिक्र है कि इस बात को कि भले ही जीत किसी के हिस्से में आए, वो एक तरीके से विनम्रता पूर्वक बिहार के विकास के लिए काम करें, और कम से कम यही इस दौर की एक सच्चाई होगी और बेहतरी होगी कि अगर बिहार में विकास आता है वो किसी भी हिस्से से आए, लेकिन वहाँ की जनता को राहत मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। रामगोपाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज इस चर्चा में बिहार के महासंग्राम में आज बस इतना ही, लेकिन कल सुबह 6 बजे से डीडी न्यूज़ बिहार विधानसभा चुनाव पर विशेष कवरेज के साथ में आपके साथ मौजूद होगा। हमेशा की तरह डीडी न्यूज़ सबसे पहले और सटीक और विश्वसनीय जो नतीजे हैं वो आप तक पहुंचाएगा। तो कल विश्वसनीय, सटीक और भरोसेमंद नतीजों को जानने के लिए डीडी न्यूज़ से जुड़ना मत भूलिएगा। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।